साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मां सरस्वती मां भगवती को वंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत हो, अभिनंदन। जैसा कि प्यारे साथियों थंबनेल के ऊपर आप लोगों को साफ साफ प्रतीत हो रहा है, आज हम लोग बात करेंगे स्कूल योग्यता भर्ती परीक्षा और जीके पेपर जो कि आज 6 जुलाई को हुआ था, और ग्रुप ई के पेपर की हम लोग बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग बात करें, पेपर आप लोगों ने दिया और कईयों ने पेपर जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने पेपर को देखा था। हम लोग पेपर के स्तर की बात करें तो एक बार फिर से हम लोग कह सकते हैं कि एक ये जो पेपर का स्तर था एडवांस स्तर का पेपर था। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों, गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में आप लोगों को बेरोजगारी से निजात पाना है तो आप लोगों को प्रश्नों की तह तक जाना होगा, यानी कि सिलेबस की तह तक, यानी कि आप लोगों को गहराई तक जाना होगा। बड़ा बड़ा हम लोग बात करें पेपर का तो एक बार फिर से मॉडरेट से हाई स्तर का, यानी कि हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत इजी स्तर का पेपर था या फिर सरल स्तर का पेपर था। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ये भी बात करेंगे कि आप लोगों का सेफ स्कोर, यानी कि आप लोगों के, जैसे कि हम लोग बात करें पिछले पेपरों की तो कई विद्यार्थियों के, कई जो कि मेरे नॉन है, उनके सेकंड पेपर की बात करें तो सब्जेक्ट के पेपर में अच्छा खासा स्कोर, यानी कि 120 प्लस का स्कोर होने के बावजूद वो न्यूनतम 40% अंक है जो फर्स्ट पेपर में प्राप्त नहीं करें। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ और आपके है जो लगभग कितने सवाल सही हो रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग एक सटीक आंसर की भी मैं आप लोगों को आंसर बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों के जितने भी प्रश्न हो रहे हैं सही, मान लीजिए किसी के 45 हो रहे हैं, किसी के 40 हो रहे हैं, किसी के 50 हो रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है 50 सही करना अपना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जितने भी हो रहे, किसी के 30 से कम भी हो रहे मान लीजिए, तो आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि हमारा काम था पढ़ाई करना, हमारा काम था पेपर देना। अब आरपीसी के ऊपर है कि वो आंसर की जारी करेगी और उसके बाद में अपने जो भी नंबर बढ़ेंगे हम लोगों को स्वीकार करना है और हम लोगों को एक हम कह सकते हैं कि नए जोश के साथ में वापस से जुड़ जाना है। हमने एग्जाम दे दिया, अब कब रिजल्ट जारी होगा, कब आरपीसी आंसर की जारी करेगी, कब क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में। सीधे हम लोग प्यारे विद्यार्थियों मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बात करेंगे प्रश्नों की, और प्रश्नों की बात करेंगे हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे। अब देखिए, इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी के 5 प्रश्न आए। एक प्रश्न की बात करें जो कि विधानसभा की समितियों में से आया था, अप्रैल में समितियां बनी, यानी कि एकदम लेटेस्ट प्रश्न आ गया, वो करंट का प्रश्न था। अब देखिए, पॉलिटी की बात करें तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, और प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न यह है कि भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न की तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 से बिलोंग करता है ये प्रश्न। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन, यह प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है। यह प्रश्न मुझे लगता है कि हर किसी ने सही कर दिया होगा। राष्ट्रपति निर्वाचन में अभ्यर्थी के नामांकन प्रपत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के और 50 है जो प्रस्तावकों के रूप में, कम से कम है जो 50 निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। यहां पर हम लोग बात करें राष्ट्रपति अभ्यर्थी या फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, 1900 सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें, प्रथम राष्ट्रपति चुनाव की बात करें ना, तो प्यारे विद्यार्थियों एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक हुआ करता था। और हम लोग जमानत राशि की बात करें तो जमानत राशि 0 यानी कि शून्य थी। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों समय आगे बढ़ता है और हम बात करें 1974 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के लिए 10 तो प्रस्तावक और 10 है जो अनुमोदकों की संख्या निर्धारित की गई। और जमानत राशि की बात करें तो 2500 रुपए है जो जमानत राशि निर्धारित की गई। समय आगे बढ़ता है और समय आता है प्यारे विद्यार्थियों 1997 की बात करें, इस समय राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति बने थे प्यारे विद्यार्थियों भारत में के आर नारायण साहब। इस समय प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों 50 समर्थक प्रस्तावक और 50 ही आपके अनुमोदक। और जमानत राशि की बात करें तो जमानत राशि आपके 15,000 तय की गई। और ये जमानत राशि की बात करें कि जमानत राशि को कहां पर जमा करवाना, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवाना होता है। अब देखिए, हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन में अभ्यर्थी के नामांकन प्रपत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम है जो 50 निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। ये आपके यहां पर रहा। ये प्रश्न आपके बात करें हम लोग कथन एक की, तो कथन एक है जो प्यारे विद्यार्थियों आपके एकदम क्या है, सही है। सेकंड कथन की हम लोग बात करें कि किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक यह 25,000 रुपए की राशि, यहां पर देखिए 25,000
25,000 रुपए की बजाय यहां पर क्या आना चाहिए? अगर यहां पर प्यारे विद्यार्थियों 15,000 आता तो ये कथन भी हो जाता सही, बाकी ये कथन क्या हो जाएगा? खोटा हो जाएगा। और आप लोगों के उत्तर की बात करें, सही विकल्प की बात करें तो केवल और केवल है जो एक सही हो जाएगा, यानी कि जिन्होंने एक किया उनका उत्तर है जो सरासर सही है, यानी कि यहां से उनको 2 नंबर है जो सीधे सीधे मिल गए। सिली मिस्टेक, यहां पर 25,000 रुपए, कईयों को 25,000 दिखे नहीं, 25,000 की जगह 15,000 ही दिखे, क्योंकि एग्जाम हॉल में वो दबाव में थे, वो दबाव में थे तो उन्होंने गलत कर दिया होगा। जो भी किया, जैसा भी किया, कर दिया। अब इसके ऊपर ज्यादा आप लोगों को मनन नहीं करना है कि गलत कर दिया तो क्या हो गया, हो गया तो हो गया, अब अपने हाथ में कुछ नहीं, अब तो अपने को नए जोश के साथ में वापस से दोबारा जुटना है। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें ना, ये प्रश्न और इस प्रश्न की बात करें तो बहुत शानदार प्रश्न है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय संघ के मंत्रियों के लिए आचरण संहिता के निर्माण, यानी कि प्यारे विद्यार्थियों कोड ऑफ कंडक्ट या फिर आचार संहिता के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? सीधा सीधा प्यारे विद्यार्थियों फैक्चुअल पर्सन हम लोग कह सकते हैं, सीधा यानी कि वन लाइनर पर्सन सही उत्तर हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय। बात करें प्यारे विद्यार्थियों अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कार्य आवंटन के नियम कौन बनाएगा? कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति बनाएगा। लेकिन यहां पर आचार संहिता के निर्माण यानी कोड ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों गृह मंत्रालय, यानी कि होम मिनिस्टर आपका लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न की 37 इस पेपर के अकॉर्डिंग हमने सदैव यह कहा कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है, हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिसमें हम आवश्यकता समझते हैं। भारत के संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसने कहा? प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा कथन, और यह कथन गच्चा खिलाने वाला है। बात करें सर किस प्रकार से गच्चा खिलाने वाला है, आप लोगों को पता होगा 1952 और 1952 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम, यानी कि नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम की बात करें तो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें तो गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे तबकों को एक समाजवाद, यानी जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको कम करना, इसका उद्देश्य था समाजवाद का। और 1952 की बात करें तो 1952 में आप लोग भली भांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। लेकिन देखना एग्जामिनर और इससे आगे बढ़ रहा है, हमने सदैव यह कहा कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है। अब आगे की लाइन पढ़ना, हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे, हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे। यहां पर आप लोग गच्चा खा जाते हैं, राष्ट्रीयकरण करेंगे जिसमें हम आवश्यकता समझते हैं। राष्ट्रीयकरण की बात आती है तो प्यारे विद्यार्थियों प्रधानमंत्री आयरन लेडी की बात आती है। और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, इस कथन के अकॉर्डिंग जहां तक मुझे लग रहा है इस प्रश्न का उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों इंदिरा गांधी का कथन है। यह कथन किसका है? इंदिरा गांधी का है। कई विद्यार्थियों देखिए इसमें अगर आप लोगों ने जवाहरलाल नेहरू किया ना कोई दिक्कत नहीं, सिली मिस्टेक हो जाती। पहले मैंने पढ़ा ना, मेरे मन में भी जवाहरलाल नेहरू ही आया था। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों आगे राष्ट्रीयकरण की बात आती है ना तो इंदिरा गांधी का नाम आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जहां तक है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इंदिरा गांधी होगा। आप लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू किया है, घबराइए मत, एक बार आरपीसी का अपन लोग कह सकते हैं कि आंसर का वेट कर लेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इंदिरा गांधी होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए बहुत खतरनाक वाला प्रश्न, और यह प्रश्न अगर आपकी जगह मैं होता ना, मैं इस प्रश्न को प्यारे विद्यार्थियों छोड़ देता। क्यों छोड़ देता? क्योंकि जब तक हम लोगों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, हम लोगों को ऐसे प्रश्नों को छेड़ने नहीं चाहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद धारण नहीं किया? यानी कि ये चारों ही है ये प्यारे विद्यार्थियों माननीय न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त हुए विद्वान है, अपन कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिटायर्ड हुए हैं। अब देखिए ऐसे इसमें से कौन से मुख्य न्यायाधीश है जो कि पहले किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? अब देखिए बात करें वाई वी चंद्रचूड़, तो वाई वी चंद्रचूड़ साहब की बात करें ना तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना इलाहाबाद, और इलाहाबाद है जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जबकि बात करें एनवी खरे की, तो एनवी खरे की बात करते हैं कलकत्ता, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। और जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस यू यू ललित की बात करें ना तो ये प्यारे विद्यार्थियों अब ये
ये आपके हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में क्या थे? वकील। उसके बाद सीधे सीधे बार काउंसिल, बार काउंसिल, और बार काउंसिल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्या बने थे? मुख्य न्यायाधीश बने थे। ये आपका उत्तर है, जो इसमें क्या हो जाएगा? जस्टिस यू ललित हो जाएगा। जबकि हम बात करें एम एच बैग की, तो ये एम एच बैग और ये आपके प्यारे विद्यार्थियों हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जस्टिस यू ललित है, जो प्यारे विद्यार्थियों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, ज्योग्राफी का प्रश्न, और बहुत इजी प्रश्न है। ज्योग्राफी का प्रश्न और बहुत इजी प्रश्न है, बहुत हल्का सा प्रश्न है, बहुत हल्का सा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का 10.41% है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, यहां पर खोटा हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, राजस्थान के उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करें, ये आपके उत्तर, ये आपके दक्षिण, ये आपके पूर्व, और ये आपके पश्चिम। राजस्थान और राजस्थान के उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करें ना, तो राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है प्यारे विद्यार्थियों 826 किलोमीटर। कितना है? 826 किलोमीटर है आपका उत्तर दक्षिण विस्तार। जबकि पश्चिम से पूर्व की बात करें तो हो जाएगा आपके प्यारे विद्यार्थियों 869 किलोमीटर। और यहां पर है कि उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 है, और उत्तर से दक्षिण 869 नहीं है, कितना? 826 है। तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा? खोटा हो जाएगा। जबकि राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई की बात करें तो 5920 किलोमीटर है, जो राजस्थान की राज्य सीमा है। बात करें हम अंतरराष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों 1070 किलोमीटर है, और इसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों की निर्वाचन रीति निर्धारित करने का अधिकार किन के पास है? बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। सीधा सीधा मैं बात करूं, ये प्रश्न और ये प्रश्न कहां से उठाया गया, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपके अनुच्छेद, और अनुच्छेद की बात करें तो 80 और 85 से उठाया हुआ है। कहां से उठाया हुआ है? 85 से उठाया हुआ है। भारत में राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र, देखिए भारत में राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की संरचना, और राज्यसभा की संरचना की बात करें अनुच्छेद 80, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। फिर देखिए संघ राज्य क्षेत्र के सदस्यों की निर्वाचन रीति, संघ राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र की बात करें तो यहां पर आपकी यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। वर्तमान समय में हम लोग प्यारे विद्यार्थियों बात करें कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आपके 28 तो राज्य है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूटी की बात करें तो कितने हैं? 8 है। अब देखिए राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों की निर्वाचन रीति निर्धारित करने का अधिकार किनके पास में है? यानी संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा में बात करें सदस्यों की, तो ध्यान रखना आठों के आठों प्यारे विद्यार्थियों संघ राज्य क्षेत्र है। आठों के आठों राज्य से न तो निर्वाचन में भाग लेते सदस्य और न राज्यसभा में आते। तो ध्यान रखना कितने आते हैं, तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों 3 यूटी ऐसे है। 3 यूटी की बात करें तो आपका एक तो है प्यारे विद्यार्थियों दिल्ली, और एक है आपका पांडुचेरी, और एक है आपका जम्मू कश्मीर। इन तीनों यूटी या बात करें यूनियन टेरिटरी में क्या है? विधानसभा है, विधानसभा है। देखिए यहां पर राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन रीति निर्धारित करने का शक्ति किसके पास में है? तो ध्यान रखना सही उत्तर हो जाएगा आपके संसद के पास में। किसके पास में? संसद के पास में। कानून निर्माण की बात करें सबसे बड़ी शक्ति किसके पास में? तो संसद के पास में। और ये कहां पर लिखा हुआ? अनुच्छेद 80(5) में लिखा हुआ। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों 84 और अनुच्छेद 84 की हम लोग बात करें ना, तो 84 में राज्यसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों की बात हो रही है। राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। और इन मनोनयन का क्रम की बात करना, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इनमें प्रख्यात विद्वानों को राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। बहुत अच्छा प्रश्न था, हालांकि यह प्रश्न इजी था, ज्यादा इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इतना कोई डिफिकल्ट प्रश्न नहीं था। आगे देखिए अगला प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है? प्यारे विद्यार्थियों कुछ प्रश्न है जो हम लोगों ने PYQ किए थे इसी चैनल के ऊपर, वहां पर मैंने आप लोगों को यह प्रश्न करवाया था, और मैंने इस प्रश्न की बात करूं ये भी बताया था कि वर्तमान समय में ट्रेंड है कि नदियों और नदियों की सहायक नदियां कौन कौन सी है, वहां से प्रश्न आते हैं। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बात करें कि सर आपने भी पढ़ाया था यूट्यूब पर, और आपके पढ़ाए हुए प्रश्नों में से कहीं प्रश्न आए तो ध्यान रखना ये 3500 प्रश्न ना
3500 प्रश्न हम लोगों ने पीवाईक्यू किए थे। पीवाईक्यू के समय मैंने इस प्रश्न को पूरा खोल के रखा था और मैंने ये एज इट इज इतना बताया था कि वर्तमान में कितने प्रस्तावक और अनुमोदक है, और मैंने यहां तक बोला कि 1997 में के.आर. नारायण साहब के समय जब राष्ट्रपति बने थे उस समय प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या की बात करें तो 50-50, और हम लोग जमानत राशि की बात करें तो 15,000 की। ये प्रश्न एज इट इज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसी चैनल के ऊपर पढ़ाया था। उसके बाद में यह प्रश्न भी प्यारे विद्यार्थियों मैंने पीवाईक्यू के समय पूरा का पूरा खोल के बताया था, क्या पूरा का पूरा 360 डिग्री एनालिसिस कराया था। हाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी की बात करें तो माजम हो जाएगी। सागी, सागी किसकी नदी है? तो ध्यान रखना, सागी है प्यारे विद्यार्थियों लूनी की सहायक नदी, और लूनी को कहा जाता है आधी खारी और आधी मीठी नदी। लूनी नदी की बात करें, लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम होता है प्यारे विद्यार्थियों नाग पहाड़ अजमेर से। उसके बाद में बात करें गंभीरी, गंभीरी किसकी सहायक नदी है? तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, बेड़च और बेड़च की सहायक नदी है गंभीरी। चाप की बात करें तो चाप किसकी सहायक नदी है? तो माही की है। और प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न भी प्यारे विद्यार्थियों मैंने आप लोगों को पीवाईक्यू करवाए थे उस समय संपूर्ण 360 डिग्री एनालिसिस के साथ में और विद ट्रिक से मैंने बताया था। इसी चैनल के ऊपर आप लोग विजिट करके देख लेना। उसके बाद में देखिए, जिलों का वह कौन सा समूह है जो कि मध्य जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा से 500 से 600 मिलीमीटर के मध्य वर्षा प्राप्त करता है? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर, राजसमंद, जयपुर और अलवर। अगले प्रश्न की बात करें, फैक्चुअल प्रश्न था ये आप लोगों का, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, जो मैप के माध्यम से मैं आज ज्योग्राफी है जो मैप के माध्यम से पढ़ा करूं। अगर आप लोगों के ये मानसूनी वर्षा से प्रश्न आता और आप लोगों को पूरा मैप क्लियर होता ना तो आसानी से ये प्रश्न कर देते। ये अगला प्रश्न, ये प्रश्न है ना बहुत शानदार प्रश्न, बहुत शानदार प्रश्न। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 30% से अधिक दर्ज की गई, और 30% और 30% से अधिक की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों दो जिले राजस्थान के थे, और दो जिलों की बात करें तो एक जिला आपका बाड़मेर था और दूसरा जिला जैसलमेर था। सीधा सा आप लोगों को उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ए और बी, जिनका 30% से अधिक 10 की वृद्धि दर रही। किस भू आकृतिक प्रदेश को गोडवार प्रदेश कहा जाता? मैंने आप लोगों को जब ए बी और सी जब पेपरों का मैंने आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों सॉल्यूशन करवाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि भौतिक प्रदेशों में से प्रश्न आएगा, विस्तार में से प्रश्न आएगा, क्योंकि एग्जामिनर है जो एग्जाम का ट्रेंड पिछले पेपरों के आधार पर ही तैयार करता है। और इस प्रश्न की बात करें, गोडवार प्रदेश कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन को। क्या कहा जाता है? लूनी जवाई बेसिन को क्या कहा जाता है? गोडवार प्रदेश कहा जाता है। आगे देखिए, ये प्रश्न भी मैंने प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को पीवाईक्यू करवाए थे ना, उस समय ट्रिक से करवाए थे, TRICS के माध्यम से मैंने करवाए थे। अगर आप लोगों के पास में समय हो बाद में जब कभी भी, तो इसी चैनल विकास चौधरी आरएस चैनल के ऊपर जो हम लोगों ने निःशुल्क ज्ञान गंगा बाहर रखी उसमें मैंने आप लोगों को नस्ल ट्रिक से करवाया था। मारवाड़ी नस्ल की बात करें कि सर मारवाड़ी नस्ल किसकी है, तो मारवाड़ी है आपकी भेड़ की नस्ल। एक के सामने सेकंड आ जाएगा। मैंने आप लोगों को मारवाड़ी नस्ल और भेड़ की बात की, उस समय मैंने यह भी कहा था कि मारवाड़ी भेड़ में एंटीबायोटिक क्षमता ज्यादा पाई जाती है। एंटीबायोटिक क्षमता की बात करें तो रोग प्रतिरोधक है जो क्षमता ज्यादा पाई जाती है, चाहे बकरी की बात करें, चाहे भेड़ की बात करें और चाहे मारवाड़ी लोगों की बात करें, एंटीबायोटिक क्षमता ज्यादा पाई जाती है, तभी ये लंबी लंबी क्या बढ़ते हैं, उड़ाने बढ़ते हैं। तो ए में आपके हो जाएगा 2, और ए में 2 कहां पर है, केवल और केवल यहां पर है। सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका 1। ऐसे प्रश्न में अक्सर आप लोगों को कहता हूं कि ऐसे प्रश्न बहुत इजी होते हैं। अगर आप लोगों का एक ऑप्शन आप लोगों को आ रहा है तो भी आप लोगों को सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, ये खनिजों से प्रश्न है अगला। एक साइड में आपके खनिज दे रखे हैं, दूसरी साइड में प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के खनन क्षेत्र दे रखे हैं। तांबा की बात करें तो तांबा प्यारे विद्यार्थियों कोलन क्षेत्र में पाया जाता है। तो ए में क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा आपका 3। ए और ए की बात करें, ए में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखना, ए और ए की बात करें, ए में हो जाएगा आपका 3, क्या हो जाएगा, ए में हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और ए में 3 होते ही आप लोगों का सही उत्तर आ जाएगा। देखो ए में क्या हो जाएगा, तांबा, और तांबा आपका है कोलन में, और ए में 3 कहां पर है, केवल और केवल यहां पर है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। ये भी हम लोगों ने जब पीवाईक्यू किए थे, मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको तांबा, देखिए लोहा, शीशा और तांबा
इनकी खानों की मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, ट्रिक बताई थी। आप लोगों ने अगर पूर्ण ईमानदारी, मनोयोग और एकाग्रता से हमारे साथ में जुड़े पुरानी आत्माएं कोई हैं तो उनको पता है। आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि मैंने आप लोगों को इनकी ट्रिक्स बताई या नहीं बताई। आगे बात करें प्यारे विद्यार्थियों 47% की पर्सन है राज 171। राज 171 यानी राज 171 किस निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? ये बाजरा से संबंधित है। ये भी मैंने प्यारे विद्यार्थियों ट्रिक से बताया था। क्या बताया था? PYQ करवाए उस समय मैंने आपको चावल, बाजरा और गेहूं, मक्का की ट्रिक बताई थी। बहुत इजी पर्सन है। बाजरा की राज 171 किस्म किसकी है? बाजरा की है। आगे देखिए नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग 52 NH52 और NH52 की बात करें तो राजस्थान का सबसे लंबा राजमार्ग NH52 है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका 12 से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत मान्यता वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना, चुनौतीपूर्ण कार्य अधिकतम संज्ञानात्मक वृद्धि को प्रोन्नत करता है, यानी कि बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है वाइगोत्स्की के अनुसार। आगे देखिए, जब बालकों की सहायता अधिक विकसित और दक्ष व्यक्ति द्वारा की जाती है तो वे अधिक कठिन कार्यों को संपादित कर सकते हैं। बिल्कुल, जब बालकों की सहायता है जो अधिक विकसित और दक्ष यानी कौशल, अगर उस जो बालकों को मोटिव कर रहा है, जो बालकों को गाइड कर रहा है, मेंटर कर रहा है, वो खुद है जो दक्ष होगा तो बालक है जो कठिन कार्यों को संपादित कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात है वाइगोत्स्की के अनुसार। बालक अपने उपयुक्त संस्कृति के उपकरणों या फिर बात करें टूल की को अपने विशिष्ट तरीके से काम में लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जरिए के लिए अपने भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया अनिवार्य है। ये आपका कथन है जो गलत हो जाएगा। भौतिक वातावरण की बात करें, भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया का होना कोई अनिवार्य घटक नहीं है वाइगोत्स्की के अनुसार। और सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये ऊर्जा से संबंधित प्रश्न है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड में आपके स्थान दे रखे हैं और दूसरी साइड में सोलर पावर प्लांट दे रखे हैं। अगर आप लोगों को इस प्रश्न में केवल एक का उत्तर पता होता तो आप लोगों का सही हो जाता। और यह प्रश्न मुझे लग रहा है कि सभी प्रतियोगी योद्धाओं के सही हुआ होगा, क्योंकि नागौर की बात करें, नागौर की बात करें तो क्यूसर कहां पर है? नागौर में। तो एक में क्या हो जाएगा? एक में हो जाएगा 4 और केवल ऑप्शन है 4 और 4 में प्यारे विद्यार्थियों नहीं 4 में 3 केवल बात करें ना ऑप्शन और ऑप्शन 3 में है जो आपके 4 दे रखा है ए में। और ख्यूसर को कौन नहीं जानता? बताओ ख्यूसर या फिर बात करें नागौर की तो राजस्थान की राजनीति ही नहीं संपूर्ण भारत की राजनीति में नागौर और ख्यूसर का नाम आता है। आप लोग भली भांति जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। पंचायती राज की बात करें, पंचायती राज का शुभारंभ की बात करें तो कहां से हुआ? 2 अक्टूबर 1959 और 1959 को कहां पर हुआ था? नागौर। और नागौर के आपके बगदड़ी गांव से हुआ था। शुभारंभ किसने किया? तत्कालीन प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो यह प्रश्न अगर आप लोगों को नागौर कहां पर है पता होता, नहीं नागौर ख्यूसर कहां पर है? नागौर में, तो भी आप लोगों का सही हो जाता। उसके बाद में बात करें कि हम लोग झुंझुनू में एक गोरी स्थान कहां पर है? झुंझुनू में। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी मैं पढ़ता था, मैं तो वैसे पढ़ता क्या अभी पढ़ रहा हूं, मैं गोरी को कैसे याद करता हूं? झुंझुना है ना, किसके बसता है? गोरी के बसता है, ऐसे याद करता हूं। आप लोग भी ट्रिक से याद किया करो। बात करें दुनिया कहां पर है तो दुनिया जोधपुर में। और आगोरिया की बात करें तो आगोरिया बाड़मेर में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन संख्या 3 है जो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस रक्षा तंत्र में पूर्व के व्यवहार पर वापस लौटना सम्मिलित है? पूर्व के व्यवहार की बात करें तो वापस बैक में आना। दमन, प्रतिगमन, विस्थापन, प्रक्षेपण। सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों रिग्रेशन की बात कर तो प्रतिगमन। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिगमन का तात्पर्य या फिर रिग्रेशन की बात करें पूर्व की अवस्था में वापस लौटना। जैसे कि हम बात करें, हम छोटे बच्चों के साथ में खेलते हैं, मान लीजिए बच्चे हैं, छोटे बच्चे ऐसे चलते हैं तो हम भी एक अपन कह सकते हैं अपन ये घोड़ों के माध्यम से हम हाथ नीचे करते घोड़ों के माध्यम से चलना, ये प्रतिगमन की अवस्था, जब छोटे बच्चे की तरह चलना। या फिर मैं यूं बात कहूं कि कोई नवविवाहिता अपने ससुराल से वापस पीहर में जाती है तो माँ की गोद में
छोटे बच्चों की तरह बैठ के ऐसे ही मतलब रोती है, या फिर करते हैं कि वापस से उसको छोटे बच्चों की तरह याद आ जाती है, या फिर मम्मी की याद आ जाती है, माँ की याद आ जाती है। ऐसे अपन याद करने के तरीके से कह सकते हैं प्रतिगमन। प्रतिगमन का बात करें तो वापस लौटना। समझ रहे बात को? रिग्रेशन। संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में संवेगात्मक बुद्धि की बात कर, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? संवेगात्मक बुद्धि संवेगों को समझकर उनका सही ढंग से नियंत्रण में प्रबंधन करती है। बिल्कुल सही बात है। संवेगात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो यह संवेगों को समझकर उनका सही ढंग से नियंत्रण, कंट्रोल और मैनेजमेंट करती है, नियंत्रण और प्रबंधन करती है। बिल्कुल सही बात है। संवेगात्मक बुद्धि एक संज्ञानात्मक योग्यता है। प्यारे विद्यार्थियों, संवेगात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें, यह कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है। यह आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बात करें, संवेगात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति प्राय संतुलित, उत्साही तथा सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। बिल्कुल इमोशनल व्यक्ति होते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंसी वाले व्यक्ति होते हैं ना, ये संतुलित होते हैं। संतुलित की बात करें, ये बैलेंस होते हैं, ये उत्साही यानी कि अपन कह सकते हैं एक्विजिस्ट होते हैं, और ये सहानुभूतिपूर्ण यानी कि सिंपैथेटिक होते हैं। बिल्कुल ये बात आपकी सही है। संवेगात्मक बुद्धि में सौ जानकारी, सौ अभिप्रेरण एवं द्वंद्व समाधान जैसी योग्यताएं होती है। हम बात करें अगर इमोशनल इंटेलिजेंसी की, तो इसमें सौ जानकारी यानी कि सेल्फ अवेयरनेस रहती है, सौ अभिप्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन रहता है, और द्वंद्व बात करें कॉन्फ्लिक्ट को सोल्व करने की क्षमता भी पाई जाती है। जैसे कि कोई अगर जिस अपन कह सकते हैं बालक की, या जिस किसी भी व्यक्ति की, मनुष्य की, मानव की संवेगात्मक बुद्धि मजबूत होती है ना, वो बैलेंस रख सकता है अपने आप को, अपन कह सकते हैं जागरूक रहता है, और वो अपना आप अपन कह सकते हैं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रख सकता है। जैसे कि आप बात में कहते हैं आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इमोशनल ब्लैकमेल वो होता ही नहीं है। जिसकी बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस मजबूत होती है ना, देखिए वो द्वंद्व की स्थिति में रहता ही नहीं है। वो दिल और दिमाग दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करने के बाद में कोई काम करता है। कौन? अपन कह सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी वाला विद्वान। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2 है जो सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक योग्यता संवेगात्मक बुद्धि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्दृष्टि अधिगम का निर्धारक नहीं है? अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट लर्निंग का निर्धारक नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आत्म प्रत्यय है जो इनसाइट लर्निंग का है जो निर्धारक नहीं है। जबकि बात करें हम लोग बुद्धि की, अनुभव की और प्रारंभिक प्रयास, ये तीनों है जो इनसाइट लर्निंग से संबंधित है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पर्यवेक्षण के बारे में सही है? पर्यवेक्षण के बारे में सही कथन बताना है। यह औपचारिक होता है। बिल्कुल है जो अपन बात करें सुपरविजन है जो क्या होता है? फॉर्मल होता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में यह एक अनवर्त प्रक्रिया यानी कि कंटिन्यू प्रोसेस, पर्यवेक्षण या फिर सुपरविजन की बात करें ना, तो यह अनवर्त है जो कंटिन्यू रूप से नहीं चलता है। आपका यह कथन है जो ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा। ये है जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये एक छोटी अवधि के लिए होता है। बिल्कुल सही है, छोटी अवधि यानी कि एक लिमिटेड शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम पीरियड के लिए पर्यवेक्षण होता है। जैसे कि हम लोग काम करते हैं, मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूं, तो मेरे अधिकारी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मेरा सुपरविजन करेंगे। ये थोड़ी है कि मेरे साथ में 24 घंटे या फिर जो अपन कह सकते हैं कि सरकारी काम करेंगे तब हमेशा है जो सुपरविजन करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। हमेशा नहीं करेंगे, हमेशा मेंटरशिप नहीं करेंगे। तो समय समय पर हम लोगों का क्या करेंगे? सुपरविजन करेंगे। और यह अधीनस्थों को निर्देश देने के लिए है। बिल्कुल ये सब ऑर्डिनेट को निर्देश देने के लिए उच्च अधिकारी है जो अधीनस्थों को सुपरविजन में निर्देश देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न देखिए, दीक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दीक्षा की बात हो रही है। देखिए कौन सा कथन है जो सही नहीं है? 3 कथन तो सही है और 1 कथन आप लोगों का सही नहीं है। एनसीईआरटी की एक पहल दीक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। बिल्कुल है जो सही है। दीक्षा के माध्यम से देश भर के शिक्षार्थी एवं अध्यापक लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। दीक्षा को एक राष्ट्र एक अंकीय डिजिटल मंच के रूप में घोषित किया गया, यह बात भी बिल्कुल सही है। दीक्षा का प्रारंभ सितंबर 2018 में किया गया, यह आपका गलत हो जाएगा। सितंबर 2018 नहीं, ध्यान रखना 2017 में किया गया। ऑप्शन है जो 4 है जो आपका सही हो जाएगा, यानी कि यह गलत कथन है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित है, बहुत इजी प्रश्न है। एजुकेशन मैनेजमेंट में कौन कौन से है जो कार्य फंक्शन सम्मिलित है? योजना बनाना सम्मिलित है, नीति बनाना सम्मिलित है, समन्वय करना सम्मिलित है और समीक्षा करना सम्मिलित है। यानी कि आप लोगों के ABCD चारों है जो कथन क्या है? चारों कथन है जो प्यारे विद्यार्थियों सही है। बहुत इजी प्रश्न मैनेजमेंट का। आगे देखिए, RTI अधिनियम 2009 के तहत एक बच्चे के प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है।
आरटीई 2009 की बात हो रही है। 2009 में देखना क्या है, आरटीई अधिनियम 2009 के तहत एक बच्चे को प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार केवल राजकीय विद्यालय में, केवल निजी विद्यालय में, केवल अल्पसंख्यक विद्यालय में और सभी विद्यालय में। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, हम बात करें सरकारी और निजी, सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों में है जो आरटीई के तहत प्रवेश पाने का अधिकार है। इस पर्सन में प्यारे विद्यार्थियों या तो होगा आपका सभी विद्यालय में, क्या होगा, सभी विद्यालय में, या फिर हम लोग बात करें कि मान लीजिए कोई धार्मिक विद्यालय है उसमें है या नहीं है, तो ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों ये संशयपूर्ण प्रश्न है, हम लोग कह सकते हैं सस्पेंस में। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा 4। बाकी अपन इसका फाइनल उत्तर आरपीसी जारी करेगी कि उस समय देखेंगे। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है, किससे संबंधित है, तो छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। बहुत इजी प्रश्न पूछ लिया। शिक्षा दर्शन राजस्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करना नहीं, विद्यार्थियों के लिए दृश्य सर्वे शिक्षण, दृश्य सर्वे सामग्री है जो प्राप्त करना, यानी कि ऑडियो विजुअल लर्निंग कंटेंट अवेलेबल करवाना शिक्षा दर्शन राजस्थान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, न्यू इकोनॉमिक मिनेस टू इंडिया के लेखक कौन है, बिपिन चंद्र पाल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। आगे देखिए, कथन और कारण वाले प्रश्न फर्स्ट पेपर में, सब्जेक्ट में तो अक्सर देखते हैं लेकिन यहां भी आगे, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना हिंदू धर्म के सिद्धांतों और अवधारणाओं को उत्कृष्ट बताने के विरोध में नहीं की थी। बिल्कुल सही बात है, राजा राममोहन राय की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना की, इन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों और अवधारणाओं को उत्कृष्ट बताने के विरोध में नहीं की थी, इन्होंने तो हिंदू धर्म के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए की गई। ये बात बिल्कुल सही है। कारण की बात करें, उनका उद्देश्य हिंदू धर्म को उदारवादी और तर्क संगत बनाना था, जिससे वह आधुनिक विश्व के प्रति अधिक ग्रहणशील बन सके। इसमें प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि लगा करके हम लोग करेंगे ना, क्योंकि लगा करके इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें आपके कथन ए और बी दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है, यानी कि आर है जो ए की व्याख्या कर रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपका 1। अकबर के दरबार का प्रमुख संगीतकार तानसेन गायन की किस शैली का प्रतिनिधित्व करता था, सीधा सा प्रश्न है, वन लाइन प्रश्न, ध्रुपद शैली का। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्रुपद शैली आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कालीबंगा से संबंधित प्रश्न है और कौन सा है जो कथन सही नहीं है। अग्नि वेदिकाएं पश्चिमी टीले पर मिली, बिल्कुल सही बात है, अग्नि वेदिकाएं जो पश्चिमी टीले पर मिली। वेदिकाएं मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे पर प्राप्त हुई, बिल्कुल अग्नि वेदिकाएं की बात करें ये मिट्टी से बने ऊंचे चबूतरे पर प्राप्त हुई, ये बात भी आपके सही है। प्रत्येक अग्नि वेदिका में त्रिभुजाकार अग्निकुंड है, यह आपका गलत हो जाएगा, त्रिभुजाकार नहीं है। अब देखिए, त्रिभुजाकार की बात करें, यह अग्निकुंड, ये अगर आप सामान्य से थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर सही कर देते और सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3। अग्निकुंड की बात करें ना तो यह तो अग्निकुंड प्यारे विद्यार्थियों वर्ताकार होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अग्निकुंड कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं। त्रिभुजाकार तो अग्निकुंड है जो होते ही नहीं है। अग्नि वेदिका के पास बना कुआं यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होने का संकेत देता है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा में से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। बहुत इजी प्रश्न है, कॉमन सेंस का प्रश्न है। आगे देखिए, अर्णोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त कर उपरमाल का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया था, और किस परमार शासक को परास्त किया था, तो परमार शासक जिसका नाम था प्यारे विद्यार्थियों नरवर्मा। क्या था, नरवर्मा। नरवर्मा को अर्णोराज ने क्या किया, पराजित किया और उपरमाल का क्षेत्र जो अपने राज्य में मिला लिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 नरवर्मा। आगे देखिए, अगले प्रश्न की बात करें तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में, 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में किसने कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया था, तो प्यारे विद्यार्थियों 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में सदस्यता त्याग की बात करें कांग्रेस की, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बिपिन चंद्र पाल और एनी बिसेंट। क्या हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल और एनी बिसेंट। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों कई किताबों की बात करें तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी लिखा हुआ। इस प्रश्न को भी अपन देखेंगे, अगर आपने एनी बिसेंट किया या फिर मोहम्मद अली जिन्ना किया, आप इस पर एक बार के लिए सस्पेंस वाली स्थिति बना लेना। हालांकि जहां तक मुझे लग रहा है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एनी बिसेंट की बात करें, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बिसेंट थी। जबकि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू। लिख लेना, कांग्रेस और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली
और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष की बात करें ना तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और अध्यक्ष का नाम आएगा ना तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सरोजिनी नायडू है जो आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, राउत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार थे? और राउत केसरी सिंह की बात करें तो सलूमर के। कोटारिया की बात करें, कोटारिया के ठिकानेदार कौन थे? तो कुशाल सिंह थे। बहुत इजी प्रश्न है, हल्का सा प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सलूमर। आगे देखिए इस प्रश्न की बात करना, इस प्रश्न को बहुत गहराई से पूछा। निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई थी? सक्रिय भागीदारी की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों गोकुलाल असावा, मास्टर लक्ष्मी नारायण, चंद्रभान शर्मा और कृष्ण गोपाल गर्ग। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम में भागीदारी की बात करें तो चारों विद्वानों ने भागीदारी निभाई थी। तो मेरे अकॉर्डिंग इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ऑप्शन, यानी चारों ने। बाकी फिर भी एक बार आप लोग कह सकते हैं इसके ऊपर भी हम लोग लगाएंगे स्टार, क्योंकि देखिए सक्रिय भागीदारी में थोड़ा सा ज्यादा भागीदारी की बात करें तो मास्टर लक्ष्मी नारायण और चंद्रभान सिंह जी ने थोड़ा ज्यादा भागीदारी निभाई थी, बाकी चारों लोगों ने जो भागीदारी निभाई थी। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन संख्या 4। यानी मैं एग्जाम देता तो मैं तो 4 करता, बाकी देखना आरपीसी क्या मानती है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध में सुरक्षित बसवा पहुंचा दिया था। बहुत इजी हल्का सा प्रश्न, सही उत्तर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज की बात करें तो पृथ्वीराज कछावा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न देखिए, और यह प्रश्न भी प्यारे विद्यार्थियों एक बार मैं कहता हूं कि एक बार इस पर आप लोगों को लगा देना है स्टार, क्योंकि हम लोग बात करें प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ किले की या फिर जूनागढ़ किले की या फिर आमेर किले की, केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जाता है। यानी मुख्य प्रवेश द्वार की बात करें, चाहे आमेर का किला हो, चाहे जूनागढ़ किला हो, चाहे कुंभलगढ़ किला हो, मुख्य प्रवेश द्वार एक ही है। फिर भी इसका उत्तर आरपीसी क्या मानती है, आप लोग आरपीसी का वेट करेंगे। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी? सीधा सा 1 लाइन वाला उत्तर फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन 1 है जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं के वस्त्रों में गीदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों गणगौर नाम से जाना जाता। बहुत इजी प्रश्न है। उसके बाद में देखिए 1946 में कांग्रेस की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल में आयोजित किया था? सही उत्तर हो जाएगा आपका अलवर प्रजामंडल में आयोजित किया था। अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण किस चित्रकार ने किया था? और प्यारे विद्यार्थियों अलवर के राजा की बात करें बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा छोटे लाल एवं शालिग राम ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों एक बार है जो आप देख लेना क्या है। उसके बाद में उस राजा का क्या नाम था, ये आपके रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। उस राजा का नाम क्या था जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था? और उस राजा के नाम की बात करें राव जोधा जी की बात करें तो जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। जबकि राव जोधा जी और जोधा जी के ही 5वें पुत्र बिक्का जी ने की थी प्यारे विद्यार्थियों। बिक्का जी ने की थी बीकानेर की स्थापना। और कब की थी? तो की थी प्यारे विद्यार्थियों आखा तीज के दिन। कब की थी? आखा तीज के दिन की थी आपके बीकानेर की स्थापना। किसने की थी? बिक्का जी ने की थी। बिक्का जी के साथ में कौन थे? बिक्का जी के साथ में थे प्यारे विद्यार्थियों नेहरा जाट। कौन था? नेहरा जाट। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपके प्रश्न हो गए। उसके बाद में हम और प्रश्न देखते हैं, जो पीछे रह गए वो प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये प्रश्न
और ये प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके गणित से संबंधित है। और गणित के प्रश्नों की बात करें इसी चैनल और इसी चैनल के ऊपर हम लोगों ने और हम लोगों की बात करें तो एटीएम, और एटीएम की बात करें तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं, एटीएम की बात करें तो एनी टाइम मैथ्स, और एनी टाइम मैथ्स की बात करें तो महेंद्र चौधरी सर, और महेंद्र चौधरी सर ने निःशुल्क ज्ञान गंगा के तहत इसी चैनल विकास चौधरी आरएस के ऊपर निःशुल्क ज्ञान गंगा के तहत पीवाईक्यू करवाए थे। क्या करवाए थे? पीवाईक्यू करवाए थे। और पीवाईक्यू की बात करें तो 2011 से लेकर के 2024 तक ग्रेड फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र में जो भी मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न आए उन प्रश्नों का निःशुल्क 360 डिग्री सॉल्यूशन करवाया था। और उन्होंने कहा ये प्रश्न और इन प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोगों को सीधे उत्तर बता रखे, क्योंकि मैथ्स से मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि मेरे विद्यार्थी मैथ्स से मैं थोड़ा प्यार प्रेम कम करता हूं। तो मैंने कहा महेंद्र जी आप है जो इन प्रश्नों को सोल्व करके उत्तर बता दीजिए, मैं विद्यार्थी तो है जो सही आंसर की पहुंचा दूंगा। तो महेंद्र जी ने बताया कि यदि 20 संख्याओं x1, x2 खाली जगह x20 का समानांतर माध्यम m है तो इसका मान क्या होगा? उनके अकॉर्डिंग है जो मान होगा 0। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि विकास जी जो हम लोगों ने पीवाईक्यू करवाए थे 360 डिग्री विश्लेषण, उन्हीं के इर्द गिर्द प्रश्न आए, उन्हीं तरह के उन्हीं ट्रेन के प्रश्न आए, और आशा और अपेक्षा करते हैं कि मैथ्स के प्रश्न आपके बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। आप लोग एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि जो भी हम लोगों ने आपको पीवाईक्यू करवाए थे ग्रेड फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित, आप लोगों को प्यारे विद्यार्थियों कितनी हेल्प मिली। अगर आप लोगों को हेल्प मिली और आप लोग सकारात्मक कमेंट करेंगे तो हमारी टीम आप लोगों के लिए आगे ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड के लिए भी निःशुल्क ज्ञान गंगा बहाएगी। अगले प्रश्न की बात करें, यदि एक असममित श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है तो बहुलक उसकी माध्यिका से कितना है? तो उसका सही उत्तर है 8। उसके बाद में ये a प्लस बी के अर्थ की बात करें, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2 p गुणा q भाग r माइनस टी प्लस एस है जो इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में बात करें यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ac। एक बहुपद को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से विभाजित करने पर भागफल x माइनस 2 और शेषफल 3 प्राप्त होता है तो बहुपद क्या है? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन प्रश्नों को सॉल्यूशन कराया था आपके महेंद्र सर ने, और महेंद्र सर ने इनके ये उत्तर बताए। यदि 9n इंटू 3 स्क्वायर गुणा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। ऑप्शन संख्या 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखिए, एक लंबवर्तीय बेलन के वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन कितना है? तो 38500 सेमी क्यूब है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक खोखला गोला जिसके आंतरिक व बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है तो उसको पिघलाकर आधार व्यास 8 सेंटीमीटर के शंकु का निर्माण किया जाता है तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर होगी। जिन्होंने 14 किया उनका सही उत्तर हो जाएगा। एक गोला एक घन में पूर्णतः समाहित फिट है, घन व गोले के आयतनों का अनुपात हो जाएगा 6:पाई। क्या हो जाएगा? 6:पाई है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हिंदी के प्रश्न आगे, हिंदी के प्रश्न, और हिंदी के प्रश्नों की बात करें तो हिंदी का प्रश्न है वह प्रत्यय युक्त शब्द है। वह प्रत्यय युक्त शब्द की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों केशव। केशव क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। रघु की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों रघु प्लस ए होगा। क्या होगा? रघु प्लस ए होगा। पांडु की बात करें तो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों पांडु प्लस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांडु प्लस ए। और वैष्णु की बात करें तो हो जाएगा विष्णु प्लस ए। तो विष्णु प्लस ए, रघु प्लस ए, पांडु प्लस ए, तो ये तो ए से है, जबकि वह प्रत्यय पूछा तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केशव आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनेकार्थक शब्द के अर्थों के दृष्टिकोण से सही नहीं है, यानी कि कौन सा है जो सही नहीं है? तो देखिए धारणा, समझ, बुद्धि, विचार है जो सही नहीं है। अनेकार्थ शब्द पूछे गए हैं। भेद, रहस्य, प्रकार, भिन्नता सही नहीं है। से सही नहीं, सही है, ये सही है, यानी यह पूछा कि कौन से सही नहीं है। तो देखिए धारणा, समझ, बुद्धि और विचार ये अनेकार्थ शब्द यानी शब्द युग्म सही है। जबकि बात करें तो भेद, रहस्य, प्रकार और भिन्नता भी क्या है? सही है। जबकि देखिए प्रसाद, कृपा, अवमर्श और अनुग्रह, इसमें अवमर्श का तात्पर्य प्यारे विद्यार्थियों निंदा होता है। क्या होता है? अवमर्श, और अवमर्श का तात्पर्य क्या होता है? निंदा होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? खोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खोटा। ऑप्शन 3 खोटा हो जाएगा। जबकि बात करें दल, सेना, समूह और पता है जो अनेकार्थ युग्म सब सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द
शुद्ध है, यानी सभी शब्द जो शुद्ध है। अंत्येष्टि की बात करें, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। अंत्येष्टि होता है, क्या होता है? अंत्येष्टि होता है प्यारे विद्यार्थी, अंत्येष्टि होता है। क्या होता है? अंत्येष्टि होता है। और यहां पर है अंत्येष्टि, तो आपका ऑप्शन एक है जो हो जाएगा खोटा। उसके बाद में अभिष्ट, परिष्ट, कनिष्ठ, श्रेष्ठ, ये आपका है जो चारों के चारों शब्द शुद्ध है। अभिष्ट, परिशिष्ट, कनिष्ठ और श्रेष्ठ। जबकि घनिष्ठ की बात करना, ये यहां पर घनिष्ठ खोटा है, क्योंकि घनिष्ठ आएगा, क्या आएगा? घनिष्ठ आएगा। और यहां पर है आपका घनिष्ठ, तो ये भी खोटा आ जाएगा। और वापस ये है जो आपके अभिष्ट, ये टेट आ गया, ये भी खोटा हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। अंग्रेजी परिभाषिक शब्दावली कृमि लेयर, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हर कोई प्रतियोगी योद्धा फॉर्म भरता है ना कंपटीशन के प्रतियोगी के, तो उस समय आपकी कैटेगरी या फिर बात करें अपन शुल्क की बात करें, उस समय क्रिमिलेयर, नॉन क्रिमिलेयर शब्द आते हैं। तो इसका सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों समूत वर्ग, समुन्नत वर्ग हो जाएगा समानार्थक हिंदी शब्द किसका? क्रिमिलेयर का। सुसंगत विकल्प चुनिए। अगले प्रश्न में है आपके, ये आपके इसमें क्रिमिलेयर का समूत वर्ग हो जाएगा। सुसंगत विकल्प चुनिए। मात्रानंद, मात्रानंद के संधि विच्छेद की बात करें तो मात्रा प्लस आनंद नहीं आता, ध्यान रखना, मात्र प्लस आनंद आता है, तो ये तो खोटा हो जाएगा आपका। सुसंगत यानी सही विकल्प चुना। जगन्नाथ की बात करें, ये जगतनाथ में जगत आएगा, क्या आएगा? जगत तय के नीचे हलंत आएगा, तो ये भी आपका खोटा हो जाएगा। सत प्लस शास्त्र में सत शास्त्र है जो प्यारे विद्यार्थी एकदम आप लोगों को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या 3 है जो इसमें सही हो जाएगा। चूज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर दी ब्लैंक। यहां पर आपको प्रीपोजिशन बताना था खाली जगह में। ऑल हर क्वालिफिकेशन रजनी परफॉर्म पूरली एट द इंटरव्यू, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। फॉर ऑल हर क्वालिफिकेशन रजनी परफॉर्म पूरली एट द इंटरव्यू। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको प्यारे विद्यार्थियों टेंस और टेंस की बात करें तो करेक्ट फॉर्म बतानी है। आई स्लीप साउंडली, मैं चुपचाप सो रहा था। व्हेन ए लाउड क्राई, इन जोर से आवाज आई, इन द स्ट्रीट वॉक वॉक मी अप, और मैं अचानक जग गया। तो इसका सही उत्तर टेंस की बात करें तो वाज स्लीपिंग आएगा। क्या आएगा? यहां पर आएगा आई वाज स्लीपिंग सडनली व्हेन ए लाउड क्राई इन द स्ट्रीट और वॉक मी अप। ऑप्शन संख्या जो बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। और इनकरेक्ट सेंटेंस की बात करें, कौन सा है जो करेक्ट सेंटेंस नहीं है? नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द क्लास, ये एकदम आपका क्या है? करेक्ट है। और यहां पर पूछा है एग्जामिनर ने इनकरेक्ट बताना है, तो आपका ए तो नहीं होगा। ए नहीं होगा तो ऑप्शन ए कर जाएगा और ये कर जाएगा। उसके बाद में बात करें हम लोग, तो देखिए द सीईओ एंड ओनर ऑफ द कंपनी आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। देखिए द सीईओ एंड ओनर ऑफ द कंपनी आर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? इज आएगा। मेरे अकॉर्डिंग यहां पर इज अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, तो आपका ये हो जाएगा, आपका डी है जो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा एक तो। उसके बाद में बात करें द कैटल वर ग्रजिंग इन द पॉस्चर, बिल्कुल सही है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द क्लास क्लीन, ये भी आप लोगों को क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी और डी हो जाएगा सही। मैच द फॉलोइंग इन कॉलम ए एंड देयर मीनिंग सिनोनिम, यहां पर सिनोनिम की बात हो रही है, यानी पर्यायवाची की बात हो रही है। देखिए डाइंग, डाइंग और रिगन और रेन, तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों रेन की बात करें ना, इसमें जो जी है ना, जी प्यारे विद्यार्थियों रेन की बात करें, जी यानी राजा जी। देखिए रेन दोनों ही रेन ही है, लेकिन जी आते ही क्या हो जाएगा? मैंने तो ऐसे याद किया था इसको, ये क्या कि एंटोनिम सिनोनिम हम लोगों ने भी याद किए थे और याद करते रहते हैं, देखते रहते हैं जब भी खाली समय रहता है। तो ये आपके सी में तो आएगा एक, सी में एक कहां पर है? सी में एक यहां पर भी है और सी में एक आपके कहां पर है? यहां पर भी है। तो आगे बढ़ते हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी में यहां भी है और यहां भी है। अब देखो उसके बाद में बात करें हम लोग, ये आपके रेन, इसका क्या होगा? तो डी के सामने प्यारे विद्यार्थी मेरे हिसाब से आएगा मीन्स ऑफ कंट्रोल, तो इसमें आपके डी में आएगा 3, और डी में 3 कहां पर है? डी में 3 यहां पर भी है और डी में 3 आपके यहां पर भी है। तो अभी तक अपने को और आगे जाना पड़ेगा। डाइंग की बात करें ना, और ये डाइंग की बात करें ना, तो देखिए इस डाइंग का है ना, मेरे अकॉर्डिंग प्यारे विद्यार्थी होगा केसिंग ऑफ द अलाइव, क्या हो जाएगा? ये सेकंड हो जाएगा, और सेकंड होते ही यहां पर सेकंड है
और यहाँ पर 4th है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 1 है जो आप लोगों को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड आई बोट वाज न्यू कार लास्ट मंथ। आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन संख्या 4। ही सेड दैट ही हैड बोट द न्यू कार द प्रीवियस मंथ। ऑप्शन संख्या 4 है जो आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करें तो बहुत अच्छा प्रश्न। अप्रैल 2025 में राजस्थान विधानसभा के लिए गठित समितियों के लिए कॉलम यानी समिति और समिति के सभापति, ये 16वीं विधानसभा से प्रश्न पूछा हुआ। तो देखिए सामान्य परियोजना समिति की बात करें, सामान्य परियोजना समिति के सभापति आपके है कौन? वासुदेव देवनानी जी। तो 1 में क्या हो जाएगा? 1 में 2, ऑप्शन 2 में 1 भी है और 4 में भी है, तो ये ऑप्शन 1 तो कट हो जाएगा और आपका 3 है जो कट हो जाएगा। उसके बाद बात करें याचिका और सदाचार समिति, रिट पिटिशन या फिर इतिक समिति की बात आती है ना, तो इनके सभापति आपके कैलाश चंद वर्मा जी। कौन है? कैलाश चंद वर्मा जी। तो आपके बी में हो जाएगा 1 और बी में 1 कहां पर है? बी में 1 यहां पर 3 है और यहां पर 1 है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4 है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और पर्सन और संदर्भ समिति की बात करें तो आपके संदीप शर्मा जी आ जाएंगे। तो ऑप्शन संख्या 4 इस पर्सन का क्या हो जाएगा? समिति वाले का उत्तर हो जाएगा। राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इस पर्सन की बात करें ना तो इसके तहत 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले 3 डाटा सेंटर को 25% अतिरिक्त सनराइज इंसेंटिव देने का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है, करंट का प्रश्न है। इस पॉलिसी के अंतर्गत ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के रूप में 12.5 करोड़ तक 50% पुनर्भरण करने का प्रावधान है। यह भी आपका क्या है? सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कथन ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य पर 1 साल तक चलने वाला अभियान शुरू किया गया और उसके शीर्षक की बात करें तो स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, आशापूर्ण भविष्य यानी कि हेल्थी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका शीर्षक है, इसकी थीम है भारत अपने अफ्रीका भारत महत्वपूर्ण समुद्री सहभागिता 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? करंट का प्रश्न है। दार अस सलाम तंजानिया में किया गया। अंतर संसदीय संघ आईपीयू की बात हो रही है। आईपीयू की 150वीं सभा 5 से 9 अप्रैल 2025 तक कहां पर आयोजित की गई? यह की गई थी प्यारे विद्यार्थियों ताशकंद। और ताशकंद की बात करें तो ताशकंद कहां पर है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और भारत के एक प्रधानमंत्री जिनका निधन भी हुआ था ताशकंद में, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से प्रधानमंत्री थे। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन है जो सही है आप लोगों को बताना है। मध्यम आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली कैराकल को पहली बार, मध्यम आकार की, देखिए मध्यम आकार की एक बिल्ली है और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त यानी कि ये संकटग्रस्त है। क्या है? संकटग्रस्त है। और बिल्ली का नाम है कैराकल, जो पहली बार अप्रैल 2025 में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में देखा गया था। ये बिल्ली देखा गया था कैराकल का नाम का, लेकिन ध्यान रखना रामगढ़ में नहीं देखा गया था। कहां पर देखा गया था ये बिल्ला या बिल्ली जो भी है? ये मुकुंदरा और मुकुंदरा में देखा गया था। तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा? खोटा हो जाएगा। सेकंड की बात करें 2021 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कैराकल का नाम गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में जोड़ा था। बिल्कुल सही बात है। कथन केवल और केवल प्यारे विद्यार्थियों सेकंड है जो क्या है? सही है। आगे देखिए, आगे बात करें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात करें तो डीआरडीओ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डीआरडीओ की बात हो रही है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प को चुनना है। 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश के सोयपुर से इसकी पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। बिल्कुल सही कथन है। कथन बी की बात करें, इसे एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा द्वारा विकसित किया गया। यह कथन भी प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या है? सही है। तो कथन 1 और बी दोनों क्या है? सही कथन है। करंट का प्रश्न था। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन, एक बार फिर से पुस्तक का नाम पूछा। पुस्तक की बात करता द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों संजीव चोपड़ा जी इनके लेखक है। आगे देखिए मार्च 2025 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो
कथन सही नहीं है। यानी कि पैरा ओलंपिक के 4 कथन दे रखे, जिसमें से 3 कथन तो सही है और 1 कथन है जो सही नहीं है। आप लोग बताइए। राजस्थान ने पैरा तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। 1 तो जीता स्वर्ण, जबकि बात करें रजत की तो रजत 0 जीता था, जबकि बात करें हम लोग कांस्य की तो कांस्य 1 पदक जीता था। बिल्कुल है जो ये तो सही है। राजस्थान ने पैरा एथलेटिक्स में 16 स्वर्ण की बात करें पैरा एथलेटिक में तो 16 जीते थे। रजत की बात करें या फिर बात करें चांदी पदक की तो 14 जीते थे, बिल्कुल सही बात है। और कांस्य की बात करें तो 16 जीते थे, ये बात भी सही है। राजस्थान ने पैरा शूटिंग में 4 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते, ये बात भी सही है। राजस्थान ने पैरा बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता था। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, 1 स्वर्ण जीता था। जबकि हम लोग बात करें प्यारे विद्यार्थियों रजत और कांस्य की तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं जीते थे, फिर भी आप लोग एक बार देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 4। आगे देखिए, आगे की बात करें इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स IASA की बात करें तो इंडिया ऑडियो समिट एंड अवार्ड्स 2025 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाशवाणी ने विभिन्न श्रेणियों में कुल 7 पुरस्कार जीते, आपका खोटा हो जाएगा। आकाशवाणी ने पुरस्कार तो जीते थे, लेकिन कितने जीते थे? 6 जीते थे। ऑप्शन कथन ए खोटा हो जाएगा आपका। पब्लिक स्पीक को स्वास्थ्य और फिटनेस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो स्ट्रीमिंग कार्यक्रम का पुरस्कार दिया गया, आप लोगों का बिल्कुल है जो सही है। तो आपका कथन केवल और केवल क्या हो जाएगा? केवल कथन बी है जो सत्य है। आगे देखिए, फुलरीन में कार्बन की संकरित अवस्था, फुलरीन के तो इस बार एग्जामिनर पीछे ही पड़ गया, और फुलरीन में कार्बन संकरित कार्बन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 ऑप्शन 1 है जो आपका सही हो जाएगा। देखिए 4 kg द्रव्यमान की एक वस्तु किसी घर्षणहीन क्षैतिज मैप पर 4 ms-1 के नियत वेग से फिसल रही है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल क्या हो जाएगा? आवश्यक बल प्यारे विद्यार्थियों एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा? 8 या फिर 0 होगा, एक बार आप इसको देख लेना। रक्त वाहिकाओं के संकुचन एवं प्रसार का कारण है। रक्त वाहिकाओं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स ड्यू टू किसके कारण होती है? तो ध्यान रखना स्मूथ मसल्स किसके द्वारा होती है? चिकनी पेशियों के द्वारा होती है। एक प्रश्न आता है प्यारे विद्यार्थियों, चिकनी कोतली या फिर कोथली या फिर खोतली, चिकनी खोतली का संबंध किससे है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इस पर्सन का रक्त वाहिकाओं की बात करें, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसके द्वारा होता है? तो स्मूथ मसल्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना और रिलैक्सेशन यानी ढीला पड़ना होता है। बाह्य स्थानीय जैव विविधता संरक्षण में शामिल है। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत हल्का सा प्रश्न है। XC2 बायोडाइवर्सिटी की बात करें ना तो संरक्षण में कौन शामिल है? उत्तक संवर्धन प्रवर्धन शामिल है। संकटापन प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है, यह खोटा हो जाएगा। यह कॉमन सेंस का प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। संकटापन प्रजातियां हैं जो भी, उनको प्राकृतिक आवास में सुरक्षित कैसे रखा जाएगा? अगर प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता तो उनकी संकटपन वाली स्थिति भी नहीं आती। उनका प्यारे विद्यार्थियों कृत्रिम आवास में सुरक्षित रखा जाता है। जो भी संकटपन यानी कि अपन कह सकते हैं लुप्त प्राय, लुप्त होने के कगार पर जो जातियां हैं उनको कृत्रिम आवास में रखा जाता है। आपका ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खोटा हो जाएगा। प्रकृति की जगह यहां पर कृत्रिम होता तो सही होता। इन विट्रो निषेचन या फिर बात करें IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा है जो उनका संरक्षण किया जा सकता है। और युग्मकों का निम्न ताप परीक्षण यानी बात करें हम क्रिप्टो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स का परीक्षण, ये आपका सही हो जाएगा। इसके द्वारा बाह्य स्थानीय जैव विविधता संरक्षण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ACOD, केवल ACD यानी ऑप्शन संख्या 4 सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए अणुओं के युग्मों में से यौगिकों के युग्म को पहचानिए। अब देखिए यौगिकों के युग्म को पहचानिए तो O2 और H2O, H2N2, CO और P4, इसमें यौगिक के साथ साथ में तत्व है। और यौगिकों की बात करें तो CO2NH3 यानी ऑप्शन संख्या 2 है जो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइंस के अच्छे स्तरीय प्रश्न थे आप लोग कह सकते हैं। तो ये प्यारे विद्यार्थियों वापस से किसके प्रश्न आगे? ये वापस से आगे आपके इंडियन पॉलिटी के प्रश्न आगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम लोगों ने जो आज पेपर हुआ था, और आज पेपर की बात करें ग्रुप ई, और ग्रुप ई के पेपर की बात करें ये ग्रुप बी में था, लेकिन क्लैश ऑफ एग्जाम डेट ऑफ नेट एग्जाम
जो यूजीसी ने जारी की थी और जो एनटीए ने जारी किया था नेट का एग्जाम और आरपीसी ने जो डेट जारी की उसमें क्लैश हो रहा था। इस वजह से आरपीसी ने छात्र हित सर्वोपरि मानते हुए इस एग्जाम को पोस्टपोन किया और ये एग्जाम कब हुआ? आज हुआ। और आज की बात करें तो 6 जुलाई को हुआ था। और जीके के पेपर की प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने क्या की? संपूर्ण व्याख्या की। आप जुड़े हुए हैं विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल के ऊपर और मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास, स्कूल व्याख्या राजनीति विज्ञान। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। बात करें एक बार फिर से कि इस पेपर के स्टैंडर्ड की, तो प्यारे विद्यार्थियों एडवांस स्तर, मैं कह सकता हूं मॉडरेट से हाई वापस है। यानी कि इस प्रश्न पत्र की भी बात करूं ना, इस प्रश्न पत्र में जिन विद्यार्थियों के प्रश्न 35 से 40 हो रहे ना, मैं तो उनको मानता हूं कि उनकी स्थिति है जो क्या है? बेहतर है। और जिन विद्यार्थियों के 30 प्लस हो रहे ना, उनकी स्थिति भी ठीक है। ऐसे मत सोचना कि 30 प्लस हो रहे हैं हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपका इसमें 30 प्लस हो रहे हैं और आप लोगों ने राजनीति विज्ञान या फिर बात करूं सेकंड सब्जेक्ट का पेपर अच्छा कर लिया, उसमें आपने शानदार प्रदर्शन कर दिया, तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को तो बिंदास रहना है, आप लोगों को कभी निराश नहीं होना है। सफलता आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। सफलता प्यारे विद्यार्थियों एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन है जो सफलता जरूर मिलेगी। तो आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में वापस से मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। मंजिल तो हमारे सामने खड़ी है, आप लोगों को केवल और केवल क्या करना है? मंजिल तक चल के जाना है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना प्यारे विद्यार्थियों कि जो हम लोगों ने पीवाईक्यू करवाए थे, चाहे बात करूं मैं इंडियन पॉलिटी की, बात करूं मैं हिंदी की, या फिर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, या फिर मैं बात करूं मैथ्स और रीजनिंग की, आप लोगों को कितना कुछ फायदा हुआ और आप लोगों को कितने कुछ प्रश्न सही हो रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान साथियों।